ये चॉइस सिखाने वाला धर्म है, संतुलन देने वाला धर्म है। तो हमारा धर्म ये विज्ञान के अनुसार चलता है और विज्ञान को मनुष्य के लिए लाभकारी होने के लिए उस धर्म की आवश्यकता है। और इसलिए ये विज्ञान सामने लाना हमारी परंपराओं में, हर विषय में दुनिया के अन्वेषण के हमारे पास हमारे पूर्वजों का किया कुछ न कुछ है। अब वो परंपरा से चलते आया, पहले हमारे यहाँ ग्रंथ नहीं थे, मौखिक परंपरा से चला, बाद में ग्रंथ हुए, वो ग्रंथ इधर से उधर चले गए, फिर बाद में स्वार्थी लोग भी घुस गए, उन्होंने ग्रंथ में कुछ कुछ घुसा दिया जो बिल्कुल गलत है। तो उन ग्रंथों की, उस परंपरा के ज्ञान की फिर एक बार समीक्षा आवश्यक है। समीक्षा के बाद जो इस कसौटी पर टिकेगा कि वो विज्ञान है और धर्म है, दोनों, वो विज्ञान है और लाभकारक ज्ञान है, उससे मनुष्य जाति का लाभ हो सकता है। उसके लिए आवश्यक एक अनुशासन है, उस अनुशासन सहित उस विज्ञान को लोगों के सामने अपने को लाना पड़ेगा। तो एक स्वाभाविक अपेक्षा आजकल ऐसी रहती है, ये भी जीने की पद्धति हमारी नहीं है, हर बात सरकार ही करे, और सरकार भी कहती है हर बात हम ही करेंगे, आपको नौकरी भी देंगे, आपको खाने को भी देंगे, आपको सब कुछ हम करेंगे, हम आपको टीवी भी देंगे, हम आपको सब कुछ देंगे, आपको कुछ नहीं करना है। ये हमारे यहाँ नहीं था। उसके बदले में जो राज्य है वो पूरी संपत्ति अपने हाथ में रखता है। हमारे यहाँ ऐसी पद्धति नहीं थी। हम लोग स्वायत्त शासी थे। राजा के लिए सीमा का संरक्षण, कानून सुव्यवस्था, ये दो बातें थी, और कहीं पर कोई अधर्म करता है तो उसका निर्दालन, ये उसके कर्तव्य थे। बाकी सारी बातें प्रजा के हाथ में रहती थी। लेकिन ठीक है, वो जमाना गया, अब ये नया जमाना है। तो हमारी अपेक्षा रहती है कि ये सब सरकार करे। अब जो जो आपने कहा है कि ये आना चाहिए, वो आना चाहिए। अब नई शिक्षा नीति का सिलेबस बन रहा है, 6वीं क्लास तक बन गया है, उसमें कई बातें जो पहले नहीं थी वो आई है, आगे भी आएगी, ऐसे आशा करेंगे, देखेंगे। पहले आने दो, बाद में उसकी समीक्षा करेंगे। प्रयास तो यही रहेगा कि अपनी ज्ञान परंपरा में जो ठीक है, और विशेषकर जो आज की दुनिया को भी मार्गदर्शक है, वो आना ही चाहिए। उससे ज्ञान भी बढ़ता है, उसके स्वाभिमान भी बढ़ता है। परंतु कुछ प्राथमिक बातें हम अपने घर में भी बता सकते हैं ना। अभी जो वारों का क्रम है, सोम मंगल बुध शनि, वो मैंने यहां नहीं पहले सुना या किसी पुस्तक में नहीं पढ़ा, वो गपशप में हमारे बुजुर्गों ने हमको बताया। शनि गुरु मंगल शुक्र, और उसके बाद वो क्रम बताया और कहा कि वो होरा पहला जिसका होता है उसके नाम का वार होता है, उस क्रम से गिनो, 7-7 28 हो जाते हैं, 2 बजते हैं, 2 लांकर जो होता है वो दूसरा दिन होता है। ये सारा हमको पहले पता चला। 27 नक्षत्रों के नाम हमारे यहां तो कंठस्थ करते हैं हम लोग, अश्विनी वरणी कृत्तिका रोहिणी मृगा आर्द्रा चैत्र वैशाख ज्येष्ठा आषाढ़। पूछते तो बताते थे कि पूर्णिमा के दिन में 12 बजे ऊपर जो नक्षत्र है उसका नाम मास को है। चैत्र पूर्णिमा को चित्रा नक्षत्र अपने सर के ऊपर आता है, तो वो चैत्र मास है। अब ये प्राथमिक बातें हैं, ये अपने घर में परंपरा से चलनी चाहिए। उसके पीछे का इतना सा विज्ञान जो हम बता सकते हैं, सामान्य व्यक्ति भी समझ सकता है, वो हम कह सकते हैं। चंद्र 27 दिन में परिक्रमा पूरी करता है, तो अभी अगले साल श्रावण मास अधिक मास है। ये अधिक कहां से आ गया? आपने लीप ईयर की बात करी, करेक्शन, लेकिन हम भी अधिक मास के रूप में करेक्शन करते हैं, करना ही पड़ता है, क्योंकि अगर गतियों का एडजस्टमेंट करना है तो सबकी गति में कुछ न कुछ करेक्शन करना पड़ता है। क्योंकि कालगणना सामान्य मनुष्य के खेती में काम में आनी चाहिए, तभी होगा।
ऋतु चक्र असंतुलित होता है, फिर अधिक मास के बाद थोड़ी उसमें नियमितता फिर से आ जाती है, क्योंकि हमारी गिनती में हम वो करेक्शन कर लेते हैं। ऋतु चक्र अपने गति से चलता है, लेकिन हमारे गिनने में 12 महीने 13 महीने ये जो फर्क है वो एडजस्ट कर देता है हमको। ऐसी कई बातें हैं, ये हमको अपने घर में पता क्यों न चले, हम इसको प्राप्त क्यों न करिए, दैनिकों में साप्ताहिकों में इस पर लेखमाला क्यों न चले। ये विषय इतने रुचिकर है, विशेषकर नई पीढ़ी को, जिसको तर्क चाहिए, जिसको कारण चाहिए, उसको अगर ऐसी बातें हम बताने लगे, थोड़ा उसके भाषा में लिखना पड़ेगा। तो ये सहज ही इसका प्रचार हो सकता है, और वो करना चाहिए। करना इसलिए चाहिए कि हमारे पास भी आजकल जिसको साइंटिफिक दृष्टि कहते हैं, वो दृष्टि थी, उसके आधार पर हम चले। हमारी व्यवस्थाएं तहस नहस हो गई सारी, हमारी ज्ञान की परंपरा खंडित हो गई, आक्रमणों के कारण हम बहुत अस्थिर बन गए, और अपने आक्रमण को पक्का करने के लिए इसकी स्मृति भी हमारे मन से विदेशी शासकों ने मिटा दी। इसलिए आज की हालत है। हम अगर याद करें, हम अगर अन्वेषण करें, तो हमारे पास भी क्या क्या है और आज वो कितना उपयुक्त है। कई दुनिया के सामने की समस्या है, उनके पास दूसरा हल नहीं है, वो हमारे पास है। दुनिया अधिकारवादी है, इसलिए वो हम तक ये बातें आज भी आने नहीं देती। ऐसा होता है, ऐसी ताकतें हैं। कुछ हमारे पास पहले से है, हम भूले नहीं थे, उसको भी वो अप्रोप्रिएट, जैसे योग है। अब योग सारी दुनिया में गूंज रहा है, लेकिन अब कुछ लोग कह रहे हैं कि वो योगा यानी क्या, वो अलग बात है वो, अथवा योग का जन्म हमारे ही यहां हुआ है। तो योग के लिए पेटेंट एप्लीकेशन भी दूसरे देश का हुआ था। ये पेटेंट क्या जंजाल है भाई? ज्ञान पर किसी का अधिकार होता है क्या? ज्ञान तो जिज्ञासु को देने के लिए होता है। जिज्ञासु और ठीक बुद्धि वाला, गलत आदमी के हाथ में ज्ञान नहीं देना, राक्षसों के हाथ में नहीं देना। लेकिन सज्जनों में जो जानना चाहते हैं, या सज्जनों के जानने से दुनिया को उसका उपयोग है, तो वो ज्ञान देना ही देना है। उसका पैटर्न क्या होता है, किसने क्या खोजा, अरे वो जितना उपयुक्त है उतना सबके पास पहुंचे। रामानुज जी की कहानी है ना, उनके गुरु ने उनको मंत्र दिया और कहा ये किसी और को देना नहीं, क्योंकि इस मंत्र के जाप से जो सिद्धि होती है उसमें मनुष्य मुक्त हो जाता है। उन्होंने कहा अच्छा, ये सही बात है, मैंने करके देखा, तुमको बता रहा हूं, साधना करो तुमको भी पता चले। तो तुरंत बाहर आकर जो परकोटा था मंदिर के चारों, उसके महाद्वार पर चढ़ गए और जोर जोर से चिल्लाकर जमा किया लोगों को, और उनको वह मंत्र जोर जोर से बताया उन्होंने। रामानंद जी नहीं, रामानंद जी। तो शिष्यों ने कहा बाकी, अरे गुरु ने अभी तुमको आज्ञा की इसको गुप्त रखने की, तुमने आज्ञा भंग, तुम तो नरक में जाओगे। तो उनका ठीक है, लेकिन इतने लोगों का कल्याण होगा, ये मंत्र ऐसा है, इससे मुक्ति होती है, इसलिए मैंने सबको दे दिया, अब मैं अकेला नरक में जाऊंगा तो कोई बात नहीं। ज्ञान का हमारे यहां ये उपयोग है, इतना वो मुक्त है, लेकिन पेटेंट है। अब नई दुनिया है, लेकिन बता रहा हूं कि योग के लिए भी पेटेंट, आंवले के लिए भी पेटेंट। आंवले का उपयोग कहां पर है? हमारे यहां परंपरा में यहीं से गया है। सर्पगंधा, रिसर्पिन। ऐसे आधिपत्य के विषय मन में रखकर दुनिया चलती है, इसलिए और ज्यादा महत्व है कि हमको अपनी परंपरा में क्या क्या कुछ है इसका एक अत्यंत प्राथमिक सामान्य ज्ञान सबको होना चाहिए। और वो जैसे शिक्षा पद्धति से जा सकता है, वैसे वो हमारी गपशप से भी जा सकता है। आपस में, चार लोगों में, अपने घर में बच्चों के साथ ये गपशप चलनी चाहिए। हमने उस ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए, उसके लिए साहित्य आज उपलब्ध है। जैसे हम रेफरेंसेस निकाल के क्रॉस चेक करते हैं, उस पद्धति से जाएंगे तो हमको आजकल तो लाइब्रेरी में भी नहीं जाना पड़ता, हाथ में अपने गूगल है, उसमें सब कुछ मिलता है। तो ऐसा अगर हम करके जाएंगे
तो हमको वो सूत्र हाथ में लगेंगे, हमारे पास जानकारी आएगी, हम नई पीढ़ी को उसको दे सकते हैं, अपना स्व सुरक्षित रहेगा, ये ज्ञान सुरक्षित रहेगा, बढ़ेगा और उससे विश्व कल्याण होगा। इतना महत्वपूर्ण ये विषय है और इसलिए यहां कोई गृह मंदिर वगैरह बन रहा है, उधर जाना है तो ये तो ठीक है, श्रद्धा है अपने यहां तो जाते ही है, लेकिन अरे अपने दोस्तों ने खड़ा किया है इसलिए जाना है, वो भी ठीक ही है। लेकिन मुख्य बात है कि यहां पर उसके साथ ये कालगणना के यंत्र आए, तो कम से कम नागपुर पास में है, उधर वर्धा पास में है, आसपास के शहरों में से विद्यालयीन महाविद्यालयीन विद्यार्थी यहां आए, इसको देखे। ऐसे आयोजन करने की प्रेरणा हमको अपने अपने प्रभाव क्षेत्र में देनी पड़ेगी, उससे ये ज्ञान बढ़ेगा। मैं आया हूं इसीलिए कि यहां आऊंगा तो थोड़ा थोड़ा कुछ आप देख ही रहे, इनका ध्यान जाएगा और क्या है ये थोड़ा बहुत पता चलेगा। लेकिन मेरे अकेले के बोलने से कुछ नहीं होता है, ये अगर हम सब लोग करने लगे तो ऐसा कार्यक्रम किए बिना भी ये ज्ञान सर्वत्र जा सकता है। और ज्ञान सर्वत्र जाना ये विश्व की आवश्यकता है, हमारे लिए अपनी स्व की आवश्यकता है। इसको ध्यान में रखकर आगे भी हम लोग चले, थोड़ा सा हम फैले आ गए थे, इसलिए मैंने लंबा बोलने में संकोच नहीं किया। लेकिन लंबा बोलने के बाद भी गर्मी के दिनों में आपने शांत रहकर सुन लिया, इसलिए आपका धन्यवाद करता हूं और मेरे 4 शब्द समाप्त करता हूं। आई भवानीचा गजर म्हणजे झी 24 तास।